नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करने वाले अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले जायजा लेंगे कि जेन जी आंदोलन के बाद नेपाल में कैसे हालात हैं, क्योंकि अब वहां पर अंतरिम सरकार के गठन का सवाल है। इस बीच कई तरह की खबरें आ रही हैं कि जो युवा हैं, जेन जी के जो युवा हैं, उनके बीच में भी आपस में कुछ मतभेद हैं कि किनको अंतरिम सरकार की कमान सौंपी जाए। कई नाम चल रहे हैं, उन सब नामों पर भी बात करेंगे और ये पूरा जायजा लेंगे कि इस समय नेपाल के हालात कैसे हैं, क्योंकि भारत का वो ना सिर्फ रोटी बेटी संबंध वाला पड़ोसी है, बिल्कुल फ्री आवाजाही बॉर्डर भी है। इसके बाद खास चर्चा करेंगे कि बिहार, जहां पर इसी साल के आखिर तक चुनाव होना है, कभी भी वहां पर कार्यक्रम का ऐलान भी हो सकता है, वहां पर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गया है, क्योंकि अगला हफ्ता जो आने वाला है उसे आप बिहार में रैलियों का हफ्ता कह सकते हैं। बड़े बड़े नेता रैली करने वाले हैं और उनके चुनावी कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि जो जीएसटी सुधार के बाद 22 सितंबर से जो ये नई दरें लागू हो रही हैं, उससे आपकी जेब पर कितना बढ़िया असर पड़ने वाला है। कौन से आम लोगों के इस्तेमाल की वस्तुएं हैं जिस पर जीएसटी या तो शून्य हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, या सिर्फ 5% लगेगा। और यह भी कि सरकार ने इसको सुनिश्चित करने के लिए कमर भी कस ली है। दुकानदारों के लिए, कंपनियों के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, नियम बनाए हैं। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल करेंगे लॉन्च। भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करना इस सम्मेलन का उद्देश्य। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति का पदभार संभाला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने राधाकृष्णन को दी बधाई। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भी बम की धमकी। हाईकोर्ट खाली कराया गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंचकर ले रही है पूरे परिसर में तलाशी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने अयोध्या में भगवान श्री राम लला की पूजा अर्चना। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। बिहार में इस हफ्ते रैलियों का रेला। पीएम मोदी करेंगे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, तो अमित शाह और जेपी नड्डा का भी दौरा। दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन की तरफ से भी राहुल और तेजस्वी की अलग अलग जगहों पर रैलियां। और नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज। आज होगी अहम बैठक। संविधान के दायरे में ही हल निकालने पर दिया जा रहा है जोर। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले इस वक्त में बात करने वाले हैं पड़ोसी देश नेपाल की, जहां जेन जी आंदोलन के बाद कैसी स्थिति है, क्या हालात बन रहे हैं, नई अंतरिम सरकार के गठन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। अंतरिम सरकार के गठन को लेकर बातचीत का दौर नेपाल में जारी है। बर्बादी के मंजर से नेपाल को उबारने के लिए कोशिशें जारी हैं। जेन जी में कंफ्यूजन के कारण आर्मी चीफ अशोक राज सिंघले और राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ाल की कड़ी मशक्कत जारी है। राष्ट्रपति ने अंतरिम सरकार गठन के लिए लगातार कानूनी परामर्श भी दिया है और वो लगातार कर भी रहे हैं। मीडिया की खबर को माने तो जल्द से जल्द अंतरिम सरकार को लेकर मामला सुलझा लिया जाएगा। लोगों में और जेन जी में सुशीला कार्की का अंतरिम सरकार का मुखिया, अभी भी वो उनका नाम एक बड़ी उम्मीद वो बनी हुई है। जेन जी जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन चाहता है, लेकिन कई संवैधानिक बाध्यताएं भी हैं। राष्ट्रपति लगातार सुशीला कार्की को लेकर अन्य पार्टियों और नेताओं से संवाद बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार बनने से पहले संसद भंग करना भी एक बड़ा मुद्दा है।
जेन जी तुरंत संसद भंग करके अंतरिम सरकार का गठन चाहता है। आंदोलन के 5वें दिन हालात पूरी तरह से अब सामान्य हैं। कुछ जगहों को छोड़कर बाकी पूरे नेपाल में निषेधाज्ञा की हालात अब नहीं है। यह आंदोलन सरकार में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ था, लेकिन जिस तरह से नेपाल को इस आंदोलन के दौरान जलाया गया है, सरकारी संस्थानों को बर्बाद किया गया है, लोगों की प्रॉपर्टी तहस नहस कर दी गई है, इससे नेपाल के पुनर्निर्माण में बहुत वक्त लग सकता है। सभी पक्षों को हालात बेहतर बनाने में सहयोग की अपेक्षा है कि सभी मिलजुल कर अब नेपाल को एक बार फिर से खड़ा करें। और इन सब के बीच नेपाल की जो आम जनता है वो इसको कैसे देखती है, वो क्या कह रही है, उनकी आवाज सुनिए। Thing is, our country is getting the first lady prime minister. That's a beautiful thing. That's the win situation for all of the females in the country, all of the women in the country. She was also the first chief justice of Nepal in the Supreme Court, and she has been a part of this dirty politics herself. We fully support Susila Karki ji. She is a ex Supreme Court judge. तो आपने देखा नेपाल के जो आम लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि कोई भी जो आम आदमी है वो तो यही चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से चले, फिर से नेपाल का निर्माण हो और ये सारा कुछ जितना कुछ चल रहा है वहाँ पर शांति रहे, विकास हो। लेकिन कैसे हालात हैं, हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता जुड़ रही हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपनी संवाददाता श्वेता के पास चलता हूँ। श्वेता, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज 5वां दिन आंदोलन के बाद अब कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की अशांति अब फिलहाल नहीं है। सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कम से कम सड़कों पर पूरे नेपाल में अब लगभग पूरी तरह से शांति तो है। लालचंद जी, देखिए, सड़कों पे शांति तो है, मगर अभी भी कहीं कहीं से खबर आ रही है कि कारागार को तोड़ करके जो कैदी हैं वो भाग रहे हैं, तो नेपाली आर्मी उनको वापस पकड़ के ला रही है। तो ये जो अवसाद है उसमें बहुत सारे लोग अवसर टटोल रहे हैं। तो पकड़ पकड़ के बहुतों को वापस लाया गया है, मगर आज की भी खबर थी कि लगभग झापा से कैदी भागने में सफल हुए हैं। तो सिक्योरिटी पर्सनल्स ने ऐलान किया, आग्रह किया है कि वापस आकर के खुद को समर्पित करते हैं। तो अवसाद पे अवसर लोग निकाल रहे हैं, मगर अमूमन सड़कों पे काठमांडू वैली, जहां मैं वर्तमान में हूँ, वहां मुझे शांति दिख रही है। वैसा कोई उपद्रव का माहौल नहीं है कि युवा निकल के अब कोई भी तहस नहस कर रहे हैं। अब लोग कर्फ्यू क्योंकि है यहाँ पे, कर्फ्यू को माना जा रहा है, पेट्रोलिंग हो रही है पुलिस की, तो उस हिसाब से शांति बरकरार करने में आर्मी का तो अहम रोल यहाँ रहा है। कर्फ्यू भी जारी है और कल सुबह तक, शनिवार की सुबह तक रहेगा। तो मुझे लगता है कि कर्फ्यू कर देने से इस तरह के प्रोटेस्ट में रोक तो लगी है, क्योंकि जब अशोक राज सिग्दल, जो सेना प्रमुख ने जेनजी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था कि वो अपना पक्ष रखें, तो बुधवार को भी देखिए 10,000 के करीब जेनजी जुड़ गए थे, जबकि कर्फ्यू था। तो छूट देने पे दुरुपयोग भी हो जाता है। प्रतिनिधि के बजाय पूरा का पूरा 10,000 कुनबा पहुंच गया, तो 10,000 कोई कम आबादी नहीं है जंगी अड्डा में जाके जमा हो जाने के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, आर्मी कोशिश कर रही है कंट्रोल करने के लिए, और चीजें सड़क पर आ रही हैं, अब लाइन पे आ रही हैं, मगर धीमी गति है थोड़ी। जी, मैं आपके पास लौटूंगा और उसके बाद जरा ये भी पूछूंगा कि काठमांडू में इस वक्त नई सरकार के गठन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से नाम आ रहे हैं, फिर कट जा रहे हैं। विनोद जी के पास पहले चलते हैं, आप हमारे पास बने रहिए। विनोद जी, श्वेता जिस तरह से अभी रिपोर्ट बता रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट की, अब नेपाल कम से कम जो है शांति है और हालात तेजी से वहाँ पर सामान्य हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि नेपाल को जितनी बर्बादी झेलनी पड़ी, अब इसके बाद हमारा पड़ोसी देश है, रोटी बेटी का संबंध है, उसका पुनर्निर्माण कितना ज़रूरी है और इस सब में कितना वक्त लग सकता है और कितने संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, ये सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार को जो है उसको भी ये ज़रूर बात हो रही होगी कि पड़ोसी देश नेपाल में शांति रहे, विकास रहे। लाजी, अभी जो राजनीतिक हालात देखिए वहाँ पे, तो जो 3-4 स्टेक होल्डर्स आपको सामने में दिखेंगे।
उसमें सबसे पहले तो जेएनजी है जो लगातार शर्तों पे शर्त रखते रहे हैं जी। उसके बाद आर्मी है, उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट है, और उसके बाद जो है वहाँ के संसद भी है और संविधान भी है। अब सवाल है कि इंटरिम गवर्नमेंट में जब आप कहते हैं कि पहले संसद को भंग कीजिए, तब आप फिर पहले इसके बाद जो है इंटरिम गवर्नमेंट की तुरंत आप गठन कीजिए, प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप सुशीला कार्की का नाम दीजिए, ये सारे तो जेएनजी की तरफ से है। अब सवाल है कि नेपाल का संविधान भी है। अब संविधान कहता है कि भाई संसद के रहते हुए एक फॉर्मर चीफ जस्टिस को वहां कैसे बनाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर। तो या तो आप पहले संसद को भंग कीजिए या पहले आपके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को आप गठन कीजिए। तो ये सारी राष्ट्रपति, इसलिए आपको इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि देश के रूप में, एक सॉवरेंटी के रूप में नेपाल को एक सारी चीजें हैं, सारे पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ मौजूद है। तो ये सारी कानूनी बाध्यताओं के बीच में राष्ट्रपति ने 3-3:30 बजे तक, जो आर्मी चीफ है अशोक सिंघल के नाम बता रही थी श्वेता जी, 3:30 बजे तक वहां मीटिंग चली है। इसके बाद फिर 2 बजे से आज मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है जी। तो ये सारे कानूनी बाध्यताओं के बीच में अब मुझे लगता है कि जिस तरह से हालात नॉर्मलसी वहां लौटी है, थोड़े छिटपुट घटना तो इधर उधर हो रही है या होती रही है हर जगह पे, लेकिन नेपाल को कमोबेश आप कह सकते हैं कि जो कुछ जगह पे आप देख रहे हैं कर्फ्यू लगी हुई है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। कोई ऐसा बड़ा तोड़फोड़ और आगजनी की घटना जो 5 दिन पहले हमने देखा था उस तरह की चीजें नहीं है जी। लेकिन सामने में ये चुनौती नेपाल को जरूर है कि वो फिर से वो अमन के रास्ते पे लौटे, इसलिए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का होना अब भी बहुत जरूरत है, जो कम से कम एक सरकार के गठन में आगे इलेक्शन कराने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। लाल जी बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है और इसी की कवायद काठमांडू में चल भी रही है। श्वेता जी हमें बताएंगी। श्वेता जी ये बताइए, सुशीला कार्की का नाम आया, लेकिन संविधान का हवाला देकर के उनके नाम को ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो तो बन नहीं सकती। हालांकि इसके पहले नेपाल में इस बात के पूर्व उदाहरण हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अंतरिम सरकार के हेड बन चुके हैं, लेकिन फिर भी सुशीला कार्की के नाम का भी कुछ लोगों के द्वारा विरोध है। लेकिन बालेन शाह या फिर और घिसिंग का नाम है, ये तमाम नाम आ तो रहे हैं, लेकिन क्या किसी नाम पर आपको अभी तक कोई सहमति बनती हुई दिख रही है श्वेता जी? लालचंद जी देखिए, यहाँ पर क्योंकि सुशीला कार्की जी एडवोकेट रही थी, जज रही थी सुप्रीम कोर्ट की, और सौम्य कहिए चरित्र, व्यवहार, स्वभाव, तो उस कारण से नाम उनका बहुत फॉरवर्ड आ रहा है अंतरिम सरकार के लिए। क्योंकि जेंजी में यहाँ अगर आप उनके वीडियोस और रील्स जो शेयर हो रहा था विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको देखें तो लोग एक दूसरे को समझा रहे थे कि अभी सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार में बनने दो, उसके बाद हम लोग बालन शाह को बनाएंगे, जो काठमांडू में बहुत प्रिय हैं, फेवरेट हैं जेंजी के। वहीं कोशी प्रदेश में अगर जाते हैं तो हरक साम्पेंग है, वहां के धरान के जो मेयर हैं वो पॉपुलर हैं। तो और रवि लांछ ने कहिए कि जब तक उन पे करप्शन चार्जेस नहीं लगा था वो भी जेंजी के बहुत फेवरेट रहे थे। वो अच्छे खासे अरसे तक वो फेवरेट रहे थे, उनकी पार्टी जेंजी के और कहिए कि जो युवा है, मिलेनियल है, उन्हीं के वोट से, मिलेनियन के वोट से वो जीत पाए थे। तो पॉपुलैरिटी उनकी भी रही थी, करप्शन चार्जेस के कारण कहिए कि उनको जेल में डाल दिया गया। इस कारण से नाम तो बहुत उभर के आ रहे हैं, मगर जो फाइनल नाम होना है वो प्रेसिडेंट की ओर से होना है, क्योंकि अंतरिम सरकार में जो भी व्यक्ति मुखिया बनेगा, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, उस पे जेंजी की सहमति आवश्यक है। ये जेंजी को फर्दर कोई उपद्रव करने से रोकने के लिए है, क्योंकि अभी भी वो ठंडे ऐसा नहीं है, अगर उनके मन मुताबिक चीजें नहीं होती तो वो फिर हो सकता है सड़क पे आ जाए, फिर बवाल करना शुरू कर दें। इसलिए शांति के लिए धीरे धीरे, क्योंकि जितने भी आप अगर यहाँ पर डेमोक्रेटिक थॉट सोसाइटी देखें या जितने भी सिविल सोसाइटीज हैं, वो लगातार 2 दिन से अपने बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, प्रेस स्टेटमेंट इशू करते जा रहे हैं कि शांति प्रक्रिया संविधान के भीतर से निकाली जाएगी, संसद के भीतर से हमें जवाब ढूंढना होगा, समाधान ढूंढना होगा। मगर संसद के भीतर से समाधान ढूंढने की जहां तक बात जब आने लगती है तो फिर जेंजी भड़क जाएगी कि विद्रोह इसी करप्शन को रोकने के लिए हुआ था, संसद में जो करप्शन फैला हुआ था उसी को बंद करने के लिए प्रदर्शन हुआ था।
फिर वही बात होगी। ठीक तो है। अभी तक कोई कंसेंसस नहीं हो पाया लेकिन है। इसमें एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जेन जी का सहमत होना जरूरी है, लेकिन एक जो रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जेन जी में भी आपस में मतभेद हैं और कुछ गुट बन गए हैं। क्या ये भी अपने आप में पहले उनको भी तो आपस में सहमति बनानी पड़ेगी? लालचंद जी, देखिए जेंजी, क्योंकि मैं बार बार ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जेंजी यहाँ पर युवा ऊर्जा है जिसको बांध पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं। वो भी जैसे मिलेनियल, मैं कह लूं कि 30 साल का व्यक्ति फिर भी मैच्योर होगा। इनमें क्रांति की ऊर्जा तो है, मगर एक चैनलाइज करना, एक दिशा अभी तक इन लोगों को उस हिसाब से मिल नहीं पाई है। क्योंकि तोड़ फोड़ तो बच्चों ने कर लिया, बट तोड़ फोड़ के बाद क्या, तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री ओली ने रेजिग्नेशन दे दिया, वो भाग खड़े हुए, मगर अब इसके बाद क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री जब आप किसी को चयन करते हैं तो उसके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बिल्कुल देश को चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमेसी कैसे हैंडल करना है, ये सारी मैंने उनके पास ताकत होनी चाहिए। तो इसके लिए आप किसी को भी चुन करके सामने, बस होता है ना कि फैंसी कल्पना में कोई नाम आया उसको जाके आप नहीं रख सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि डेफिनेटली राष्ट्रपति जी का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ, नेपाली सेना का बहुत बड़ा रोल है कि वो जेनजी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके विचार जानना चाह रहे हैं, नाम जो जो आ रहे हैं सबको एक साथ समाहित करना चाह रहे हैं। जो पॉपुलर होगा फाइनली राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे। मगर संसद के भीतर समाधान ढूंढने की बात बार बार पिछले 2 दिन से आ रही है। संविधान के सीमा के भीतर जवाब ढूंढना है, अचानक ही किसी को ऐसे नहीं बना दिया जाएगा। बार बार हर सिविल सोसाइटी, हर एक जो आपके स्टूडेंट लीडर्स हैं वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, बार बार अपना बयान जारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, मगर आई होप सो देर आए दुरुस्त आए, नाम कोई ढंग का आए ताकि देश आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए दरअसल इसमें होना यह है कि जो युवा हैं, जेन जेड हैं, जेन जी जिसको बोला जा रहा है, उनकी सहमति से, और वहां पर राष्ट्रपति और जो सेना प्रमुख हैं इनको ये फैसला करना है। और इसमें आपने सही कहा कि 1-2 दिन का वक्त लग सकता है या थोड़ा और भी वक्त लग सकता है, लेकिन नेपाल में जी जरूर आप देखिए वो तो इनएक्सपीरियंस लोग जो भी हैं उनके पास में वो जिस तरह से धमका रहे, अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो जेनजी के ही लोग हैं, तो वो सारे लोग जो धमकी दे रहे हैं और टाइमलाइन फ्रेम कर रहे हैं, ये एक प्रेशर तो है। प्रेशर आर्मी के चीफ के पास, अशोक राज के सामने में भी है, राष्ट्रपति के सामने में भी है, संसद के सामने में भी है। वो प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर के साथ में आप ये देखिए कि जेनजी ने अपनी तरफ से सुशीला गार्गी का नाम दे दिया है जी। तो अगर जेनजी कह रहा है कि भाई हमने अपने तरफ से कल का जो जेनजी के बीच में मतभेद था या आपने देखा मारपीट तक की भी नौबत थी, वो आज की स्थिति नहीं है। जेनजी ने अपने तरफ से एक मत बनाया सुशीला गार्गी के नाम से और वो दे दिया है। अब सवाल ये है कि आप पहले ये तो तय करें कि संसद भंग करे या संसद भंग करने की प्रक्रिया जो है उसके बाद राष्ट्रपति कोई इसमें पहल करे। तो ये सारे कानूनी अड़चने जो है उसको मुझे लगता है कि ये जो लीगल मैटर है उसके लिए राष्ट्रपति को थोड़ा सा वक्त चाहिए था। यही सारी चीजें मुझे लगता है कि अभी सामने में 1-2 घंटे के बाद, अभी भी बातचीत चल रही है, तो 1-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ नया हम लोगों के सामने में होगा, आ सकता है। और सुशीला कार्की जी का जैसे नाम चल रहा है, मुझे लगता है कि जैसे जो भी उनके खिलाफ भी तर्क दे रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि सुशीला कार्की जी के विपक्ष में जो बातें कही जा रही हैं, नेपाल के संविधान में ऐसा हो चुका है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी जा चुकी है, इसलिए ज्यादा संभावना है कि उनके नाम पर आगे चलकर कुछ हो या फिर कुछ और नया नाम भी आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल श्वेता जी जुड़ने के लिए आपका काठमांडू से। आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और विनोद जी अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं कि बिहार में जहां पर कि विधानसभा का चुनाव होना है इसी साल के आखिर तक, और कभी भी वहां पर चुनाव आयोग कार्यक्रमों का ऐलान कर सकता है, वहां अब अगले हफ्ते से रैलियों का रेला होने वाला है। इस पर खास बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो?
अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त अब बात करने वाले हैं कि बिहार में किस तरह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और किस तरह से वहां चुनावी पारा चढ़ता चला जा रहा है। दरअसल मतदाता सघन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद बिहार में कभी भी चुनाव का बिगुल बजाया जा सकता है। तो जाहिर है कि राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीतिक हलचल है वो तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से मर्यादा तोड़ने की कोशिश भी हुई है। लेकिन विपक्ष के सामने बड़ा सवाल मुद्दे को लेकर ही है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर NDA और महागठबंधन में बैठकों का दौर लगातार बिहार में जारी है। लेकिन राजनीतिक हलचल बढ़ाकर लगभग हर पार्टी ने अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। और मीडिया की खबरों को अगर मानिए तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अगले सप्ताह से बिहार में चुनावी रणनीति बनाने और अपनी समीकरण को NDA के समीकरण को मजबूत करने का सिलसिला तेज करने वाला है। 13 सितंबर को बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा बिहार पहुंचने वाले हैं। वहां पार्टी नेताओं से वो बात करेंगे और नड्डा की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हो सकती है। तो वहीं 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। और फिर 2 दिन बाद 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार पहुंचेंगे। बिहार के चुनावी हलचल के बीच कई केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी लगातार जारी है। तो जाहिर है कि जनसंपर्क बढ़ाने में बीजेपी ने मिशन मोड पर तैयारी कर ली है। और उधर जो वोटर अधिकार यात्रा है विपक्ष की तरफ से महागठबंधन की, उसके बाद से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज हुई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से साफ कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जनता तय करेगी। हालांकि आरजेडी तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है। महागठबंधन में सबसे बड़ी चुनौती वोटर अधिकार यात्रा के मोमेंटम को बनाए रखने की है। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की कई रैलियों और जनसभा की योजना बनाई है। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इन सभी मंचों पर साफ तौर पर दिखेंगे भी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी और राहुल गांधी के वोट चोर वाले पिच को ही ये लोग पकड़े रहेंगे या फिर कुछ और मुद्दे लाएंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी और एजेंडा चलाकर चुनावी माहौल को एक अलग ही लेवल में ले जाने की कोशिश कर दी है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली एक्सपेरिमेंट को दोहराते हुए तेजस्वी यादव ने भाई बहन योजना के फॉर्म भी लोगों से भरवाने शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के फॉर्म भी भरने को कह रहे हैं। SIR का जो मुद्दा है उस पर सियासत गर्म करने की कोशिश में महागठबंधन ने वोट कटने का बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन चुनाव आयोग की बढ़ी सक्रियता ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। वोट कटने की छिटपुट शिकायत को दूर करके आयोग ने लोगों के मन से वोट कटने का डर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो जाहिर है कि महागठबंधन के लिए राहुल गांधी अब कौन सा सियासी पिच बनाएंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पिच बनाई थी वो तो चल नहीं रही है शायद। लेकिन राहुल गांधी पकड़े हुए हैं उस मुद्दे को, कह रहे हैं कि सच्चाई यही है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। राहुल गांधी मुद्दे को पकड़े हुए हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, ओछी हरकत से बाज नहीं आ रही। एक तरफ कांग्रेस का झंडा लगा के प्रधानमंत्री को मां की गाली सुनवाती है, दूसरी तरफ माफी मांगने की जगह उनका वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाइड करती है। प्रधानमंत्री की माताजी जो दुनिया में नहीं है, उनका एक वीडियो बनाकर, उन AI वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, ट्वीट कर रही है और उनकी माताजी का अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, देश की मां बहनों का अपमान कर रही है।
कांग्रेस की सोच ही हरकत के लिए पूरा बिहार गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है और इसका जवाब कांग्रेस को मिलेगा। तो वही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मां बहन योजना लाने जा रहे हैं और युवाओं के लिए भी नौकरी की योजना लाने जा रहे हैं। माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे। तो बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव फिर से एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कोई माई बहन योजना आधिकारिक योजना इनकी नहीं है और मैं बिहार के माताओं बहनों से अपील करता हूं कि कोई अपना व्यक्तिगत डाटा इन अराजक के गुंडों को मत दे। माता बहन का कितना अपनी सम्मान करते हैं, बिहार इससे वाकिफ है। तो आपने सारे पक्षों की बातें सुन ली कि किसका जोर बिहार चुनाव के लिए किस चीज पर है, लेकिन बिहार का चुनावी पारा तो चढ़ रहा है। किसका सिक्का चलेगा, कौन सा मुद्दा चलेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी, नमस्कार। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। संदीप जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण भी जुड़े हुए हैं, जो थोड़े से जमीनी हालात हमें बताएंगे। पहले मधुरेश के पास ही थोड़ा चलते हैं। मधुरेश बताइए, अगला हफ्ता तो बिल्कुल रैलियों का रेला होने वाला है बिहार में, एकदम बिल्कुल चुनावी पारा जिसको कहते हैं, वो तापमान एकदम चढ़ गया होगा बिहार में। अभी से तैयारियां चल रही होगी सभी के कार्यक्रमों की, सभी की रैलियों की। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अगले सप्ताह नहीं बिहार में जो राजनीतिक पारा है वो कल से ही चढ़ने वाला है, क्योंकि जेपी नड्डा जब आएंगे तो एक बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होनी है। समझा जा रहा है कि जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर के आगे की रणनीतियों तक पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है और अमित शाह का 2 कार्यक्रम बिहार में शेड्यूल है, एक 17 तारीख को और एक 27 सितंबर को। 2 कार्यक्रम अभी तक शेड्यूल है। बीजेपी ने पूरे बिहार को 5 जोन में बांटा है और 5 जोन में जो इनके कार्यकारी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं और जो भी डिग्निफाइड इनके लीडर हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाकर के 5 जोन में बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके साथ ही रैलियां और जनसभा भी को भी संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से बीजेपी का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव 16 सितंबर से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। उनका बिहार यात्रा जहानाबाद से शुरू होगा और 20 तारीख को ये वैशाली में खत्म होगा। इस बीच उनकी कोशिश होगी कि वो मगध क्षेत्र के सभी जिलों को कवर करे। इसके साथ ही कोसी जिलों को भी, कोसी क्षेत्र के भी कुछ जिलों में वो अपनी यात्रा को लेकर के जाएंगे। जी ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और वहां पर क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करूंगा, लेकिन मैं जरा विनोद जी को चर्चा में लाता हूं। विनोद जी, मधुरेश ने अभी पूरा एक तरह से कार्यक्रम रखा कि किस तरह वहां तापमान बढ़ने वाला है, लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में है कि कौन सा मुद्दा बिहार के चुनाव में इस बार क्लिक करने वाला है और वो किनका सिक्का चलने वाला है, एनडीए का, महागठबंधन का, जिसे कहते हैं ना कि तुरूप का पत्ता कौन सा बिहार के चुनाव में चल सकता है। लाल जी, हम डेमोक्रेसी में हैं और सत्ता के लिए ही राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल कोई सन्यासी नहीं होते हैं, बिल्कुल, तो सत्ता के लिए ही है, तो उनका अपना अधिकार होता है कि वो सत्ता को कैप्चर करने के लिए अपने अपने एजेंडे को बनाए जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अगर तेजस्वी यादव हारते हैं बिहार में तो उनके हारने की वजह सिर्फ राहुल गांधी होंगे और सिर्फ कांग्रेस होगा। क्यों? जो वोट चोरी का भाई उन्होंने वोट चोरी तो आप जाने दीजिए, जिस तरह से कांग्रेस ने एजेंडा बनाया है, आप पिछले दिनों में देखिए कि कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, ये एक सीरियस, और उसके बाद वो मामला अभी थमा नहीं था। तो कल बिहार कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, शहनवाज हुसैन जो बता रहे थे, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। इतना आप सोचिए कि एक हद को भी उन्होंने पार कर गया है। मोदी की, पीएम मोदी की स्वर्गीय मां कोई राजनीतिक चेहरा नहीं रही थी, एक घरेलू मां थी। उस मां की अपनी तपस्या है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी बने हैं, और आप उस मां को लेके उनको आप एआई का एक वीडियो बना के और रिलीज कर रहे हैं। आप उस धृष्टता को जो गाली पड़ी उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, उल्टे आप ये देखिए कि आप एक नया वीडियो ले आए हैं। तो ये शर्मनाक है। मुझे लगता है कि बिहार की धरती पे
लाल जी मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो घटियापन है उसको कोई बर्दाश्त करेगा। अब कांग्रेस जो पिच पे करना चाहे, राहुल गांधी की अभी अगले हफ्ते से मधुरेश बता रहे थे कि बड़ी जनसभा फिर होने वाली है क्योंकि इनको वोट चोर वाला, वोट अधिकार वाला मोमेंटम बनाना है। लेकिन तेजस्वी यादव को इसमें क्या हासिल होने वाला है, ये एक सवाल तो लोगों के मन में जरूर होगा। लाल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर मैं कहूं कहावत के तौर पर कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव जी के लिए दूध में नमक जैसा डालने का काम कर रही है। संदीप जी, इतना लंबा, इतना बड़ा तजुर्बा है कांग्रेस का कि जब इस तरह की चीजें की जाती हैं तो राजनीतिक और चुनावी नुकसान होते हैं। अब बताइए, जिस वीडियो का अभी विनोद जी जिक्र कर रहे हैं, मुझे जरा कहीं से ये समझाइए कि क्या उससे मिलेगा, क्या फायदा होगा। कहीं विनोद जी जो कह रहे हैं, आप तेजस्वी यादव जी को उल्टा नुकसान पहुंचाने की सोची समझी कोशिश कर रहे हैं या अनजाने में हो रहा है ये? लाल जी, पहली बात तो अभी विनोद जी ने कहा कि अगर हारते हैं तेजस्वी जी तो उसके जिम्मेदार राहुल जी होंगे। हाँ। तो मतलब वो ये मानते हैं कि अगर वहाँ गठबंधन, महागठबंधन जीतता है तो उसका श्रेय पूरा राहुल गांधी जी को। अच्छा। इसलिए कि अगर हारने के लिए जिम्मेदार ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि जीतने वाली जिम्मेदारी हमारे पास है और हम जीतेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, भी मोदी जी की माता, देखिए माता किसी की भी सम्मानीय है, लेकिन अभी घरेलू माता जी को आप जाइएगा, जब वो जिंदा थी तो प्रणाम करिएगा 20 कैमरा लगा के। उसके बाद जब चुनाव रहेगा, चुनाव के समय जाइएगा, उसके पहले माता जी मर रही हैं कि जी रही हैं, उनके मतलब वो 2000 रुपए के लिए लाइन में लग रही है। आपको माता जी की चिंता नहीं है। गलत आप फिर सीमा आप भी लाद रहे हैं। गलत बात। प्रधानमंत्री जब भी अहमदाबाद गए, माता जी के पास वो जाते थे, ये नहीं देखते थे चुनाव कब है और कहां पर है। थोड़ा सा फैक्चुअली सही बात रख लीजिए। बस आप अपना नजरिया रखिए, लेकिन फैक्चुअली सही बात रखिए। लाल जी, मैंने बात कही है, वो जितनी बार गए हैं चुनाव के समय ही गए हैं। आप उठाकर देख लीजिए। मैं यही, मेरी बात पूरी होने देते, हम सहमत नहीं है आपसे। अब सर रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। अब एक बात आप बताइए कि अगर माता जी से बहुत प्रेम है, मान लीजिए मैं इंग्लैंड, अमेरिका या कहीं पर रहने लगूं, तो मेरा ये फर्ज है कि अपनी माता जी को वहां लेके जाऊं, इंग्लैंड दिखाऊं और वहां घुमाऊं। मोदी जी प्रधानमंत्री कार्यालय अपने माता जी को लेकर गए एक दिन, अरे एक दिन विजिट करवा देते, उनकी कम से कम ख्वाहिश पूरी कर देते। लेकिन उसके लिए माता जी यहाँ पर आई हुई हैं 7LKM में प्रधानमंत्री जी की माता जी आई हुई हैं। मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। मैंने ये आप करेक्ट कर लीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, आपके ध्यान में नहीं होगा। अब हम बता रहे हैं ना कि आई हुई हैं, वो यहाँ पर घूम करके गई हैं। वो तस्वीरें प्रधानमंत्री ने जारी की थी, वो मुझे याद है। अब बोलिए। अच्छा ठीक है, वो दर्शक ढूंढ लेंगे। इसलिए वैसे भी आप लोग, आपका चैनल देख के लोग काट छीट के चलाते हो, चल जाएगा। बात ये मानेंगे नहीं, से कहीं जोड़ देते हैं। संदीप जी बोलिए। ठीक है, बोलिए। तो वो दर्शक देख लेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी माता जी का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से जिस तरीके से कर रहे हैं इसी चुनाव में, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप गजब है भाई। अच्छा ठीक है, पूरी करिए। धनंजय जी अभी अनुप्रास अलंकार का ऐसा प्रहार करेंगे आपके ऊपर, मुझे लगता है वो सोच रहे हैं, बना रहे हैं शब्द अभी अंदर है ना धनंजय जी? बोलिए। वो सक्षम है सर। उनकी मदद मत करिए। नहीं, हम क्या मदद करेंगे, वो बना रहे हैं अनुप्रास अलंकार अपना। अब यही मदद है सर। अब 1.5 मिनट आपकी मदद देखिए किया कि नहीं? आपके जो तथ्य गलत थे वो सही कर दिए हमने कि नहीं? बताइए, मदद की ना। 1.5 मिनट इसी में चला गया सर, बात आने दीजिए। बात सिर्फ ये है कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आपने एक समय उसी चुनाव में आकर कहा था कि 10,000 करोड़ दूं कि 20,000 करोड़ दूं कि चलो 1.25 लाख करोड़ दिया। बिहार को कितना मिला आप बताते ना। ये मुद्दा उठाइए, ये सही मुद्दा। यही मैं कह रहा हूँ सर, ये सही है। हम सही बात करते हैं। हाँ, ये सही है। जो सही है हम कहेंगे ना कि हाँ भाई ये मुद्दा आप उठाइए। 1.25 लाख करोड़ विपक्ष के तौर पर उठाने का आपका अधिकार। आप बिहार को ये बताने का काम करिए ना कि अगर आप माता जी की गाली, बिल्कुल पहली बात जिस मंच की बात की जाती है लाल जी, उस मंच पर ना राहुल जी गए, ना जो है तेजस्वी जी गए, लेकिन था तो कांग्रेस का मंच। सुन लीजिए सर, जब यात्रा निकलती है तो हजारों मंच इस तरीके से बनते हैं। उस मंच पर फिर मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी तो लेनी होगी, ऐसे कैसे हाथ झाड़ लेंगे संदीप जी? हाथ नहीं झाड़ रहे। एक आयोजक हमारी पार्टी का था, उसने आया, आयोजक ने माफी मांगी कि हमारे मंच का दुरुपयोग हुआ, बात वहां खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन
आप जो है बिहार की बेरोजगारी से भाग जाइएगा, और कांग्रेस क्या कर रही है संदीप जी, बड़े नेताओं ने खेत तक प्रकट नहीं किया और उल्टा वीडियो एआई वाला बना के जारी कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे। हम उसी पे आ रहे थे। आइए उसी पे आइए। तारतम्यता खो जाती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन सारे मुद्दों से भागने के लिए आप अपनी माता जी को लेकर आए। अगर हमारे आयोजक ने, जो हमारी पार्टी का आयोजक था, उसने माफी मांग ली तो मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब धनंजय जी को मैं देता हूँ। वीडियो सुन लीजिए, वीडियो। अब कुल बोले होंगे सर 40 सेकंड, तो काम की बात हुई है, इतनी देर में तो सब बेकार की बात हुई। वीडियो, जिस वीडियो की बात हो रही है, हम उस वीडियो में जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से अपनी माता जी का राजनीति में उपयोग नहीं करना चाहिए। बिहार आप जा रहे पिंडदान करने, आपके भाई साहब हमारे प्रयागराज आके पिंडदान 3 साल पहले करके चले गए। 7 मई डेट मुझे जहां तक याद है, उस दिन आप कर्नाटक में रैली कर रहे थे। अगर आपको मतलब अच्छी बात है, आप पिंडदान करने जा रहे हैं, ठीक है। धनंजय गिरी जी अब जवाब देंगे। धनंजय गिरी जी, क्या माताश्री जब तक जीवित थी, ये कह रहे हैं कि चुनाव का प्रोग्राम देख करके प्रधानमंत्री जाते थे मिलने के लिए? माताश्री का प्रधानमंत्री ने राजनीति में और चुनाव में इस्तेमाल किया, जबकि मुझे तो याद है जब वो नोटबंदी वाले दौरान लाइन में लगी थी, उन्होंने कहा था मैं खुद इस अभियान को समर्थन देने के लिए आकर के लाइन में लगी हूं। मुझे वो उनके वाक्य याद हैं। लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस आई, अब एआई के सहारे लड़ाई पर आ गई है। अब जो लड़ाई कांग्रेस पर एआई के सहारे लड़ रही है, आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी एक का जब आप अपमान कर रहे हैं, तो इस देश के सैकड़ों करोड़ जो आबादी है, उसमें जितनी माताएं हैं सबका अपमान कर रहे हैं। एक गरीब माता जो अपनी मेहनत से, अपनी जिजीविका से, अपनी लगन से, अपने अश्रु को पीड़ा को पी करके, अपने दुख को जज्ब करके अपने संतान को आगे करती है। एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर आता है, तो कांग्रेस को क्या पीड़ा होती है। और जब ये भी कहा गया ना कि 19/6 बजे कांग्रेस कार्यालय के बाहर चाय बेचने की जगह दे देता हूं, ये भी तो कांग्रेस पार्टी के ही लोगों ने हमला किया था ना, मणिशंकर अय्यर ने किया था। इस तरह की घटिया, नीच और घड़ी गिरी हुई मानसिकता से आप बात कर रहे हैं। वो कौन सी महारानी है, कौन सी राजरानी है, कहाँ की वो किसी ऊंची घराने से ये कह रहे हैं कि आप जो है इनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए माता जी का मुद्दा ला रहे हैं। नहीं लालचंद जी, जहां तक आपको भी याद होगा, मीडिया में भी याद है कि प्रधानमंत्री अपने हर जन्मदिन पर माता जी का आशीर्वाद लेने सबसे पहले जाते थे, और माता जी के जन्मदिन पर भी माता जी से मिलने जाते थे। अब ये कहां से, दूसरा उन्होंने एक बार आपको शायद पता हो, देखा होगा आपने, पॉडकास्ट में कहा कि माता जी आई थी, उनका इलाज हुआ, उन्होंने कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, अकेले यहाँ मन नहीं लगता है, गुजरात में रहना चाहती हूँ। विषय क्या है कि हम हर 4 करोड़ गरीब माताओं को जो घर देते हैं, लाखों लखपति दीदी को लखपति बनाते हैं, करोड़ों माताओं को जो 12 करोड़ इज्जत घर बना के देते हैं, कांग्रेस का जो कल्चर है उसमें यह है कि नहीं, हमारी माता को सब कुछ मिले, हमारी बहना को सब कुछ मिले, हमारी बहना राज्यसभा चला जाए, हमारी माता लोकसभा राज्यसभा जाए। हमारा सोच ये है कि करोड़ों माताएं बहनों का घर में शांति मिले, करोड़ों माताओं बहनों के सर पे छत मिले। दूसरी बात, अभी कुछ फंड की बात कर रहे थे, 1.25 लाख करोड़, अगर डाटा नहीं है तो पढ़ लिख के आया करिए। 1,86,000 करोड़ यूपीए के कार्यकाल में 10 साल में बिहार को मिला। 14,86,752 करोड़ रुपया 10 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार को दिया। हाँ, ये असली बहस है, ये असली बहस है, ये उनका असली सवाल भी था और इस पर जवाब भी असली है, इसी पर बात होनी चाहिए। दूसरी बात लालचंद जी, दूसरी बात, आप कह रहे हैं 50 लाख रोजगार नीतीश जी ने डाटा पर दिया है और वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। उसमें सरकारी रोजगार कितने हैं, स्वरोजगार कितने हैं और कैसे कैसे 1 करोड़ रोजगार अगले 5 साल में देंगे, इसका भी वादा कर दिया। और आप सिर्फ झूठ भ्रम, कांग्रेस के पास जन नहीं है तो हाइड्रोजन की बात करेंगे, ये नकारे पर निकलने पर। और अभी कह रहे थे लालचंद जी, लास्ट बात, अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर आरजेडी हारती है तो राहुल गांधी जिम्मेवार है, जीतती है तो भी जिम्मेवार है। अरे पिछले 90 चुनाव जो हारे उसके लिए कौन जिम्मेवार है? राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले, आप ये कैसे कह रहे हैं कि 90 अगर हार गए तो 91 हो जाएगा? ये भी ये अभी कैसे दावे से कह सकते? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं संदीप जी आपकी टिप्पणी लूंगा, लेकिन पहले जरा मधुरेश के पास। मधुरेश, अभी विनोद जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी की कि ये जो वीडियो, एआई वाला वीडियो जारी किया गया, गाली वाला मुद्दा तो था ही, एआई वाला वीडियो जो जारी किया गया है, इससे अगर
अगर महागठबंधन को इन सब मुद्दों से नुकसान होता है तो विनोद जी कह रहे हैं कि ये तो तेजस्वी यादव की संभावनाओं पर पलीता लगाने का काम हो रहा है। एक तो ये बताइए कि इसको पटना में देखा कैसे जा रहा है, दूसरी बात ये कि आरजेडी क्या इस पर कुछ बोल रही है, क्या आरजेडी इन सब चीज को कैसे ले रही है? मधुरेश, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब महिला मोर्चा के द्वारा बंद का आयोजन किया गया था तो इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग सड़कों पे दिखे थे, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने हिस्सा लिया था जिनका राजनीति से कोई खास वास्ता नहीं है, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ एक मां के सम्मान में बंद में शामिल होने का फैसला किया था। तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन तो था ही, और अब इस तरीके से जब एआई जनरेटेड वीडियो भी सामने आ रहा है तो जो जनता है उसमें जो पहले का एग्रेशन था वो कहीं ना कहीं और इग्नाइट हुआ है, वो और बढ़ ही गया है। तो आम जनता कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस के इन स्टंट से, पॉलिटिकल स्टंट से कहीं ना कहीं दुखी हो रही है, और कहीं ना कहीं वो खुद को इसके साथ में तालमेल नहीं रखती। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और जो अन्य नेता हैं वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको डिफेंड कैसे किया जाए, क्योंकि जब वो आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आम लोगों के सवाल इतने सरकास्टिक हैं कि उसको डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। आरजेडी की बात करें, आरजेडी के नेता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने पहले इस चीज का खंडन किया कि भाई इस तरह की अगर किसी की मां के साथ भी हरकत होती है, कुछ अपशब्द कहे जाते हैं, कुछ एआई जनरेटेड वीडियो क्रिएट किए जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति का गिरता स्तर है। लेकिन चूंकि वो महागठबंधन के हिस्सा है, इसलिए उन्होंने अपने बयान के सेकंड पार्ट में महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस को डिफेंड करने की भी कोशिश की कि बीजेपी ने खुद जो स्टंट किए हैं उसके तहत बंद का आयोजन किया और ये किया, इसलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं, जो कि कहीं से भी तर्क संगत नहीं लग रहा है, और जो भी नेता हैं वो कोई बयान देने से बचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, जो बात अभी हो रही है, देखिए माता जी का मुद्दा आ गया, डेटा आ गया कि भाई यूपीए के जमाने में इतना दिया गया था, एनडीए के जमाने में इतना दिया गया था। ये बताइए एसआईआर का मुद्दा कहां गया? बिहार के चुनाव में आपको लगता है कि ये धीरे धीरे कॉर्नर होता जा रहा है क्या एसआईआर वाला मुद्दा? राज जी, पहले मैं इसी मुद्दे पे हूँ। मैं अभी पवन खेरा का सुन रहा था। अब आप सुनिए, सोचिए कि वो मीडिया के सबसे बड़े चीफ हैं बने हुए कांग्रेस के, तो त्रिपाठी जी तो वही बताएंगे जो पवन खेड़ा बता रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि बीजेपी तो हमेशा अक्सर, अगर पीएम मोदी के पूजनीय मां के बारे में चर्चा से लोग इतने एजिटेटेड हैं, तो ये बार बार आप जवाहरलाल नेहरू की चर्चा क्यों करते हैं? ये पार्टी को कौन समझाए कि पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे जी, और प्रधानमंत्री के नीतियों की आलोचना उनके रहते हुए और उनके ना रहते हुए भी की जाती है। वो जब तक कोई भी, अभी सिंधु घाटी का, अभी सिंधु आपने देखा कि एग्रीमेंट जो था उसको लेके हमने आपने कई बार चर्चा की है कि नेहरू जी का ये फेल्यूर है। तो क्या वो कह रहे हैं कि आप क्यों नेहरू जी की चर्चा करते हैं, इसलिए आप एआई जनरेटेड एक बना देंगे कि भाई आपकी भी मां की हम चर्चा करेंगे? क्या तू क्या भाई, आप एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, इंदिरा जी एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी रही है, प्रधानमंत्री रही है, उनके नीतियों की आलोचना हो सकती है, इमरजेंसी की आलोचना हो रही है। तो क्या कांग्रेस चाहती है कि इंदिरा जी की नीतियों की आलोचना होगी तो एक साधारण बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे उनकी मां की चर्चा शुरू कर देंगे? क्या लॉजिक है भाई? कोई कमला नेहरू जी की चर्चा तो लेकर आ नहीं रहे। आप बिहार में राजनीति करने गए हैं, बिहार बहुत सेंसिटिव और बहुत सेंसेबल लोग हैं, वहां आप इस तरह की अभद्रता दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अगर हाइड्रोजन बम लेके चलते हैं, अभी भी बोला आपने सुना है, तो वो हाइड्रोजन बम बिहार में लाए ना, वो बताए ना। लेकिन ये तो ओछी राजनीति है कि आप किसी की मां का एआई वीडियो बना लें, एक प्राइम मिनिस्टर की भी, और उसके बाद आप उसको इस तरह से इसमें आप नैरेटिव बनाएं, ये उचित नहीं है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितना मेरा अनुभव है संदीप जी, मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लोग इस तरह की ओछी राजनीति को कभी पसंद करेंगे। मैं खुद वहां से हूं, मुझे दुख हुआ है। बैकफायर कर सकता है संदीप जी, दीजिए जवाब। दो चीजें, अभी आपने कहा कि एसआईआर से हम जो है साइड कार्नर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सर। हम लोग सर जो है खूब, मतलब वोटिंग के पहले तक चुनाव जीतते थे, हम सारे मुद्दे लेके आते थे, फिर आप लोग कहते थे कि अगर ये मुद्दा था तो फिर कैसे पलट के आ गए, फिर कैसे जीत गए। हम सर
गर्दनवा पकड़ लिए, तो चोरिया वाला तरीका पकड़ लिए। अब ये सर ये फटफटाए कितना भी, चोरी करते थे, चोरी पकड़ी गई है। और रही बात हाइड्रोजन बम की बात, सर आपके ही चैनल या मीडिया जगत में ये बात कहा जाता है कि विस्फोटक बयान, फला नेता का विस्फोटक बयान, तो क्या विस्फोट लेके आते थे क्या नेताजी? बम लेके आते थे क्या? ये हाइड्रोजन बम एक सिंबॉलिक तरीका है कि जिस तरीके से नेता इस्तेमाल करता है, आप मीडिया जगत नहीं, चर्चा इसलिए हो रही संदीप जी, चर्चा इसलिए हो रही है कि जब भूकंप का तो भूकंप आया नहीं, एटम बम का तो फुलझड़ी निकली, और ये हाइड्रोजन बम पता नहीं क्या निकल आएगा, रस्सी वाला सुतली वाला बम ना निकल आए, ये बात हो रही है। हर चैनल पे सर फेस रीडर होते हैं। हाँ। और जो है बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले लोग होते हैं। हाँ। जो भी होगा ईमानदारी से उनसे पूछेगा कि मोदी जी का चेहरा उतर गया है कि नहीं उतर गया। सूख जा रहा है बेचारे का, वजन कम हो जा रहा है, चोरी पकड़ ली गई है, आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं है। एक बात धनंजय जी, इस बात से आप संदीप जी को नहीं रोक सकते कि वो अपने हिसाब से बॉडी रीड कर सकते हैं, फेस रीड कर सकते हैं, है ना? हाँ सर, कर बिल्कुल। और एक बात और कह दूं, मोदी जी की माता, मैं फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी की माता ही क्यों, विनोद जी की माता, संदीप त्रिपाठी जी की माता, धनंजय जी की माता, सबकी माता पूजनीय है। और ये इस देश में भारत इकलौता ऐसा देश होगा जहां हम देवी की पूजा करते हैं। मतलब 9 दिन सबसे ज्यादा अगर भगवानों में किसी को समय मिलता है तो सोच लीजिए आपने बहुत नवरात्रा के समय में, आपने हर समय में पीएम के मां को आपने लगातार अपमानित करने का काम किया है, और नवरात्रा बिहार और बंगाल की सबसे बड़ी पूजा है, ये भी आप सोच लीजिए। सर इतना सर हम लोग ना समझ नहीं है, हम लोग सब समझते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कहीं बैकफायर ना कर जाए आपको। नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए हम कह रहे हैं जो बात कह रहे हैं। आज धनंजय जी का छोटा सा जवाब लेना है हमको, धनंजय जी का छोटा सा जवाब। 10 सेकंड ले लीजिए। बैकफायर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो हर चुनाव में माता जी की पुनरावृत्ति होती थी और फिर ये कहा जाता था कि माता जी का चुनाव से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक जीवन से कोई मतलब नहीं। हमने इस बात को अब की बार कहा। धनंजय जी काउंटर जल्दी से, धनंजय जी माता जी का उपयोग, धनंजय जी काउंटर जल्दी से। अरे भाई अगर पिंडदान करना है, ठीक है, अब धनंजय जी का जवाब दीजिए, कर दीजिएगा। बोलिए धनंजय जी। मोदी जी से आग्रह है कि माता जी का पिंडदान नहीं करिएगा, पिताजी का भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपके पिताजी का भी धनंजय जी जवाब दीजिए जल्दी से। ऐसी औलाद आप उन्होंने पैदा की। लालचंद जी पिंडदान तो कांग्रेस पार्टी का ही राहुल गांधी करके जाएंगे। अब सुन लीजिए उनका जवाब, जवाब सुन लीजिए ना। हाँ धनंजय जल्दी बोलिए, फिर हमें ये चर्चा को खत्म करना है। पिताजी अमीर थे इसलिए पिताजी की चर्चा नहीं करेंगे। लालचंद जी मैं त्रिपाठी जी को बहुत सुनता हूँ, अब सुन लीजिए ना, उनको डिस्टर्ब कीजिएगा तो जवाब कैसे आएगा? चाय की बात होती थी, मोदी जी कहते थे कि अमेरिका, जवाब कैसे आएगा फिर? सुन लीजिए ना, आपने सवाल पूछा है ना संदीप जी, जवाब ये तरीका है। संदीप जी आप प्लीज अब धनंजय जी को बोलने तो दीजिए, बोलने देंगे तभी ना वो जवाब भी देंगे। अमीर बाप की औलाद थे, पीआर एजेंसियों के माध्यम से इस देश में आपने झूठ फैलाया। जवाब दीजिए धनंजय जी जल्दी से, क्योंकि फिर हमें चर्चा खत्म नहीं करनी। कांग्रेस के कितने लोग बौखलाए हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी आप सुन लीजिए धनंजय जी का भी। जान ले कि उनके पिताजी शराब के बहुत बड़े व्यापारी थे, इसीलिए पिताजी की चर्चा नहीं करते वो, इसीलिए देश में उनके पिताजी। लालचंद जी ये गंदी बात है, गलत बात है और बहुत बेहुदा और वाहियात लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में कितने गिरे हुए कुकर्मी लोग हैं, इतना घटिया गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। मैं इस आदमी को कितना, आपके पास आरोप के समर्थन में कुछ है संदीप जी? इस आदमी को कितना ध्यान से सुन रहा हूँ, कितनी देर सुन रहा हूँ, लेकिन बकवास, बेहुदा, वाहियात, बेवजह का इतना वाहियात और आरोप के समर्थन में क्या है संदीप जी बताइए? तुम्हारे जैसे नेता और कार्यकर्ता रहे तो कांग्रेस पार्टी का पिंडदान करके न्याय मानेंगे। और मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं डांस नहीं, आप अगर आरोप के समर्थन में कुछ नहीं देंगे तब तो उसको बेबुनियाद ही माना जाएगा ना। डांस बार और बाल वाला शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं, वैसी घटिया सोच का व्यक्ति। ठीक है, मुझे लगता है कि वैसे आरोप का कोई मतलब नहीं है जिसके पीछे बुनियाद ना हो। वे तो फिर किसी के लिए कोई भी कुछ कह करके चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। उसके लिए आपको आरोप के लिए पीछे बुनियाद देना पड़ेगा, सबूत देना। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज की चर्चा को यहीं पर रोकते हैं, बिहार को लेकर चर्चा करते ही रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धनंजय जी, साथ में संदीप जी, मधुरेश आपका भी और विनोद जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि जीएसटी का जो फायदा है वो आम लोगों को मिले, इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। पहला
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी को लेकर कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है आम लोगों को, और सरकार ये सुनिश्चित कैसे करने वाली है कि आम लोगों को ये फायदा मिले। तो बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में सुधार करके आम लोगों को दी है बड़ी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इस बार लाल किला से इसका ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी, तो उस पर अमल भी हो गया। 3 सितंबर को ही जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसमें ये सुधार कर भी दिए गए, और 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू भी हो जाएंगी। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि आम लोगों के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजों पर कोई जीएसटी नहीं, यानी कि शून्य, 0। और आम लोगों के इस्तेमाल की जो बाकी भी चीजें हैं ना, उस पर सिर्फ 5% की जीएसटी, जो पहले 12, 18 ये सब हुआ करती थी। तो अब क्या होगा कि पनीर, दूध, पिज्जा, ब्रेड, पराठा, ये तमाम, ये तो कुछ नाम हमने लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें, रोजमर्रा की चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। तो त्योहार का मौसम चल रहा है, इसमें जो ये 0 जीएसटी है, इसका तो आम आदमी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत सुकून मिलेगा। जीएसटी सुधार का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सरकार ने कमर कस ली है। क्या क्या नियम बना रही है सरकार? कंपनियों को कह रही है कि अखबारों में घटी हुई दरों और कीमतों के बारे में विज्ञापन देना पड़ेगा, और साथ ही जो पहले से रखी चीजें हैं उसको भी घटी हुई दर पर, नई दर पर बेचना पड़ेगा। बहाना नहीं चलेगा कि हमने महंगा खरीदा था तो महंगा बेचेंगे, कम पर बेचना पड़ेगा। और ग्राहकों के लिए अब से दुकानदार घटी हुई कीमत की रेट लिस्ट भी लगाएंगे, ताकि सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़े कि हां, कीमतें कम हुई हैं। तो इस तरह सरकार जो है आम लोगों तक इसका फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करके रोजमर्रा की चीजें सस्ती करने का काम किया है। जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करके लगभग रोजमर्रा की हर वस्तु को सस्ता करने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। जैसे चीजें सस्ती होंगी, डिमांड बढ़ेगा, तो कारोबार, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को और रोजगार के अवसर मिलेंगे। डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग आएगा तो फिर अवसर मिलेंगे रोजगार के। सरकारी रोजगार में केंद्र और राज्य सरकार ने लाखों लोगों को नौकरी दी है। तो आपने ये बातें सुनी, और हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से फायदा मिलने वाला है और फायदा सुनिश्चित भी किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय मंगल जी, चीफ कमिश्नर सीजीएसटी, जुड़ चुके हैं। उनसे जरा इन चीजों को समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज पर संजय मंगल जी आपका। मैं सबसे पहले आपके जरिए यही समझना चाहूंगा कि जरा आम लोगों के इस्तेमाल की कुछ चीजें तो हमने गिनवा दी, आप भी थोड़े से और चीज गिनवा दीजिए जो कि लोगों को इस त्योहारी मौसम में सीधे सीधे 22 तारीख से सस्ता मिलने वाला है, और वो फर्क साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद 15 अगस्त को उन्होंने किया था, जीएसटी काउंसिल ने जो 56वीं मीटिंग में जो घोषणा करी है, जिस तरह के जीएसटी रिफॉर्म की बात करी है, अभूतपूर्व जीएसटी रिफॉर्म, ये इसमें जितनी भी उन्होंने घोषणाएं करी है, ये ज्यादातर आम जनता के ऊपर सेंटर्ड है। और आम जनता को इससे क्या फायदा होने वाला है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु ये सारी की सारी जितनी भी घोषणाएं करी हैं और जो भी सुधार किया गया है, उसको आम जनता, मिडिल क्लास, किसानों, भारत के यूथ, एमएसएमई और छोटे बिजनेस के ऊपर इसका फायदा होना है सीधा सीधा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जीएसटी में 4 रेट हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। इनको जीएसटी काउंसिल ने और सरकार ने अब चेंज करके केवल 2 रेट कर दिए हैं, 5% और 18%।
इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो लग्जरी या सिन गुड्स मानी जाती हैं, वो 13 आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर 40% की ड्यूटी रखी गई है। तो जितने भी आइटम जो गरीब जनता के, जो आम जनता के लिए हैं, डेली यूज के हमारे जितने भी एसेंशियल आइटम हैं, जैसे आपने भी गिनवाए कुछ आइटम, अब चाहे तो वो बालों पे लगाने वाला ऑयल हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे टूथपेस्ट हो, टॉयलेट सोप हो, इस तरह के आइटम हो, चाहे बटर हो, घी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, और बिस्किट हो, नमकीन हो, ये सारे आइटम, बर्तन हो, ये सभी आइटम को 5% की दर पे कर दिया गया है। खाने के ज्यादातर आइटम अब, खाने के और लगभग सारे आइटम अब 5% की दर पे आ गए हैं। तो ये आइटम कुछ 12% से कम किए गए हैं और कुछ 18% से कम किए गए हैं। इसके अलावा जो किसानों के लिए यूज होने वाली चीजें हैं, ट्रैक्टर जैसे, ट्रैक्टर के ऊपर रेट 12% से कम करके 5% कर दिया है। जो किसानों के लिए जो इम्प्लीमेंट होने, जो यूज करते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलर्स हैं, जो अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, इन सबको 5% की स्लैब पे लेके आया गया है। तो ये एक सीधा सीधा लाभ इससे मिलने वाला है इस तरह के पूरे तबके को। हेल्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सुधार किया गया है। हेल्थ में जो 36 एसेंशियल जो दवाइयां मानी जाती हैं, जो कि रेयर डिसीजेस के लिए, कैंसर के लिए यूज होती हैं, इनको बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दिया है, इनको 0 रेट लेके आया गया है। तो इंटेंशन ये है कि जनता को जो अपने अपने स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए जिन भी एसेंशियल चीजों की जरूरत है, वो उनको कम दाम पे मिल सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने ये तमाम बातें कही, और बीमा को लेकर, चाहे वो जीवन बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, बहुत बड़ी राहत दी है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि पिछली बार जब सरकार ने फायदा दिया था तो उसको लोगों तक पहुंचाने में कुछ शिकायतें आई थी। इस बार सरकार ऐसे कौन कौन से कदम उठा रही है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर राहत दी है तो फायदा सीधे लोगों तक पहुंचे? देखिए, जो राहत दी गई है सरकार द्वारा और काउंसिल द्वारा, वो जैसे मैंने बताया, वो इस ही उद्देश्य से दी गई है कि इसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को मिले, जिसके लिए ये जो सुधार है वो किए गए हैं। तो सरकार ने इसके लिए पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सभी विभाग सरकार के, सीबीआईसी हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो, चाहे और अलग अलग मंत्रालय हैं सरकार के, सभी इस काम में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और जैसे सीबीआईसी 3 दिन, अभी 10, 11, 12 को सीबीआईसी ने सभी विभिन्न सेक्टर, जो मेन सेक्टर्स हैं, और संबंधित मंत्रालयों के साथ में एक अपनी मीटिंग्स करी हैं, जिसमें उनको ट्रांजिशन करने के लिए क्या, अगर क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो क्लियर करना, और किस तरह से वो आगे ये बेनिफिट आम जनता तक पहुंचाएंगे, एंड यूजर तक पहुंचाएंगे, उसके बारे में उनसे चर्चा की है। इसी तरह से विभिन्न मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, जैसे कि आपने भी बताया था कि उन्होंने एक ये नोटिफिकेशन निकाला है 9 तारीख को, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी प्री पैकेज आइटम्स हैं और जो अभी ऑलरेडी स्टॉक में है और 22 तारीख तक वो रहेंगे स्टॉक में और उसके बाद में बिकेंगे, उनके ऊपर उनको एग्जिस्टिंग एमआरपी के साथ साथ में नया एमआरपी जो कि रेट कम हुआ है वो भी लगाना पड़ेगा, ताकि एक ट्रांसपेरेंट रेट में आम आदमी को, कंज्यूमर को ये पता लग सके कि इस आइटम के ऊपर इतना जो प्राइस है, इतना इसका दाम है, वो कम हो रहा है, और वो इस चीज को समझ सके। बिल्कुल, सरकार ये सुनिश्चित भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, और बिल्कुल आम लोगों की बोलचाल के शब्दों में लोगों को उसके फायदे बताने के लिए कि क्या क्या फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपको चलते चलते एक आज से जुड़ी एक बड़ी खबर दे देते हैं कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण कर लिया। क्योंकि उपराष्ट्रपति वो बन चुके हैं तो अब राज्यसभा के सभापति भी बन गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। और वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ग्रहण करने के बाद संसद परिसर में पेड़ लगाकर प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
और इसके साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।